Hi friends, welcome to my channel. So video is going to be about how I scored 95.4% in my class 10th board exams without any tuitions. So in this video I will be sharing some tips, tricks, strategy to follow and mistakes to avoid during these last 2 months, and I scored 95.4% in my class 10th board exams. And to add a little more credibility, I scored 96% in my class 11th exams. So this is a good space to hear study advice from. Okay, so let's There start. are two main things, रीडिंग प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस. दीज आर द टू मेजर थिंग्स डेट में एनसीईआरटी रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है. ऐसा लगेगा कि यार एनसीईआरटी रीडिंग करने से नहीं होगा, वीडियो लेक्चर्स देख लो, ये देख लो. एनसीईआरटी की रीडिंग अगर कर ली ना और इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली हर चैप्टर की, तो तुम्हारे नंबर आ जाएगी. रीडिंग मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी की रीडिंग से क्या होगा कि तुम्हारे एमसीक्यूज तो हो ही जाएंगे. एमसीक्यूज एनसीईआरटी से ही बनते हैं, ठीक है. तुम्हारे एमसीक्यूज हो जाएंगे और तुम्हारी आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा बेटर होगी. तुम्हारी आंसर राइटिंग में तुम्हें आर्टिकुलेशन अच्छे से करना आएगा, तुम्हारी क्लैरिटी आएगी आंसर्स में, एंड तुम कोहेसिवली कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स लिख पाओगे और तुम्हारे आंसर में मार्क्स नहीं कटेंगे. मैंने काफी बच्चों को देखा है जो एमसीक्यूज तो कर लेते हैं बिकॉज तुम्हें अगर चैप्टर के बारे में पता है तुम एमसीक्यूज कर लोगे बिकॉज वो मॉडरेट लेवल. बट उनको काफी बच्चों को दिक्कत आती है कि हमसे आंसर राइटिंग नहीं हो पाती, हम आंसर्स नहीं लिख पाते अच्छे से, हमें इनफ मटेरियल नहीं मिलता है. जितना अगर 3 मार्कर है या 5 मार्कर है मुझे उतने हिसाब से लिखना है तो उनको इनफ मटेरियल नहीं मिलता है. तो और एमसीक्यूज में कहाँ दिक्कत आती है, जहाँ पे हमें असर्शन रीजनिंग, जहाँ पे सीधे सीधे एनसीईआरटी की 2-3 लाइनें मतलब ऐसे दे दी जाती है और फिर उसके हमें उसके बारे में हमें मतलब उसके हिसाब से हमें ऑप्शंस पे करने होते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है. ये दोनों ही जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को आती है पेपर में, वो एनसीईआरटी की रीडिंग करने से सॉल्व हो जाएगी. आप एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो आपको क्वेश्चंस, जब एनसीईआरटी से ही लाइनें जब उठकर क्वेश्चंस बनेंगी, सो यू वुड नो कि यहाँ से ये चीज आई है, इसका ये मतलब है, तो उसके हिसाब से तुम्हारे यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है. और दैट यू हैव टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. PYQ सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन पेपर, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. एंड लगभग तुम्हें जनवरी से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही मैंने भी मिस्टेक करी थी. मैंने जनवरी एंड में जाकर क्वेश्चन पेपर खरीदे थे और फिर मैंने करे थे, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी कम करी थी. सो तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करना है. अगर कर रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करी है तो जैसे जैसे क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स कंप्लीट होते जाते हैं वैसे वैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो, चैप्टर बाय चैप्टर. तुम्हें जैसे जैसे क्वेश्चन जैसे तुम चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो वैसे वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तुम्हें उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी और उतना ही तुम्हारा, स्पेशली जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ तो मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली अगर एमसीक्यूज में असर्शन रीजनिंग की बात करें, असर्शन रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा टफ आती है और उसकी लैंग्वेज काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि हमने इनफ प्रैक्टिस असर्शन रीजनिंग की नहीं कर रखी है. हमने एनसीईआरटी करी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करी है, हमने आर डी शर्मा करी, तो हमें उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो आता है बट हम असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं. एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मेरे पास स्टैंडर्ड मैथ्स थी और मैं ये बता सकती हूँ कि क्वेश्चंस जो सॉल्व करने वाले आते हैं, जो सेक्शन बी सी डी ई में आते हैं, वो इतने टफ नहीं आते हैं. एक बेसिक वाला बच्चा भी कर सकता है, उसे इतने टफ नहीं आते हैं. द डिफरेंस लाइज इन असर्शन रीजनिंग एंड बेसिकली इन द एमसीक्यूज. तो तुम्हें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली इन मैथ्स. तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. सेट की रीडिंग कर ली है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें पैटर्न समझ में आएंगे. तुम्हें ये समझ में नॉट ओनली द क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या है, वो तो तुम्हें समझ में आएगा ही. प्लस ये भी समझ में आएगा उसकी आंसर की देखकर कि उन क्वेश्चंस को एक्चुअली आंसर किस नजरिए से करना है. क्योंकि कई बार क्या होता है असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में हम सिर्फ और सिर्फ कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे हमें एनसीईआरटी में जैसा लिखा है उसके हिसाब से उसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन या फिर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन चूज करना पड़ता है, ठीक है. या फिर कई बार हमें जो उसकी लाइन का एक्चुअल मीनिंग है उसके हिसाब से करना होता है, ठीक है. तो वो चीजें हैं, वो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तुम करोगे, सैंपल पेपर्स करोगे, फिर उसके आंसर की देखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन के पैटर्न से समझ में आएंगे ही. साथ में ये भी समझ में आएगा कि तुम्हें उस चीज को आंसर किस तरीके से करना है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, हमें किस तरीके से, किस टाइप के क्वेश्चंस में किस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन सही जाए, हमारा आंसर सही हो. एंड अगर हम मैथ्स की बात करें, स्पेसिफिकली अगर मैं मैथ्स की बात करती हूँ तो तुमने अगर बेसिक ले रखी तो ऑब्वियसली तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. तुम बस एनसीईआरटी करो प्लस सैंपल पेपर्स करो, पीवाईक्यूज करो, देन यू आर ऑल डन. तुम्हें उससे ज्यादा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है. और अगर स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखी है तो फिर तुम्हें स्टैंडर्ड मैथ्स में कुछ भी मतलब तुम्हें एनसीईआरटी तो करनी है, एनसीईआरटी इज द फाउंडेशन. इसके अलावा तुम एग्जाम्पलर कर सकते हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो और
सैम्पल पेपर्स कर सकते हो। डोंट गेट इनटू सॉल्विंग आर.डी. शर्मा और एम.एल. अग्रवाल। यू विल सी स्टूडेंट्स अराउंड यू, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, एक आध बच्चे या 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो आर.डी. शर्मा सॉल्व कर रहे होंगे, जो बहुत सारी बुक सॉल्व कर रहे होंगे, एंड तुम्हें उनको देख के काफी फोमो आएगा, अरे मैंने तो नहीं करा, मेरे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मेरे पास भी स्टैंडर्ड मैथ्स थी एंड आई कैन टेल यू दैट पेपर बहुत ईजी आता है कि एक बेसिक वाला बच्चा भी आराम से कर सकता था। मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, उसके लिए तुम्हें कोई आर.डी. शर्मा वाली नॉलेज नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, एनसीईआरटी तुमने अच्छे से कर रखी है और एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, सैम्पल पेपर्स कर रखे हैं, हो जाएगा। इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फोमो में नहीं आना है कि बच्चों ने ये कर रखा है, वो कर रखा है। ये बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, मैंने भी करी थी। मैंने भी बहुत ज्यादा आर.डी. शर्मा सॉल्व करने पे फोकस किया था, मैंने आर.डी. शर्मा सॉल्व की भी थी पूरी, और आर.डी. शर्मा मैंने सॉल्व करी थी। सो उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तुम एनसीईआरटी और बाकी पीवाईक्यूज वगैरह करोगे तो भी तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा कुछ एडिशनली एडवांटेज तुम्हें नहीं मिलने वाला है आर.डी. शर्मा करने के बाद, सिर्फ तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा और तुम्हें, एंड वो चीज बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, लाइक सॉल्विंग आर.डी. शर्मा इज टू हेक्टिक, ठीक है। तो उस चीज में ना ही घुसो तो बेहतर है, वैसे भी हो जाता है, हो जाएगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने वो पेपर दिया, मैं, मेरे पास भी स्टैंडर्ड थी, हो जाएगा। इतना कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मैथ्स में असर्शन रीजनिंग की प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे ज्यादा तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, फोमो में नहीं आना है, बस बाकी तुम्हारा हो जाएगा। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक तुम्हें अभी ऐसा लग रहा होगा कि अभी बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, दिसंबर आने वाला है, काफी लेट हो गया है, कुछ नहीं हो सकता, मतलब हम नहीं कर सकते। सीबीएसई का सिलेबस ही कुछ इस तरीके का है कि वो कवर किया जा सकता है। मैंने वो सिलेबस पढ़ा है एंड आई कैन टेल यू दैट इतना कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। तुम अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ, राइट स्ट्रैटेजी यूज़ करके, तुम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करके अगर तुम स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ोगे, स्ट्रैटेजिकली करोगे, तुम्हारा हो जाएगा। इतना टाइम इनफ है। तुम अगर अभी से ही स्टार्ट कर दोगे, इससे ज़्यादा लेट ना करके अभी से स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हो और लोगों, अपने आसपास के लोगों की बातें नहीं सुननी है, तुम्हें टीचर्स बहुत कुछ बोलेंगे, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत कुछ बोलेंगे, तुम्हें फोमो फील होगा, लाइक टीचर्स बहुत बोलते हैं, तुम्हें डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। जस्ट बिलीव कि यार देखो, तुम्हें किसी के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें आसपास की बातों को नहीं सुनना है, ठीक है। तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास रखकर जस्ट तुम करो, अपना काम करो। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारा जो पास्ट में तुमने गलतियां करी है, तुम वो नहीं कंट्रोल कर सकते। आगे जो होने वाला है, तुम रिजल्ट्स भी कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन कंट्रोल इज द थिंग दैट यू डू टुडे। अभी तुम क्या करो, तुम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी सच्चे मन से, सच्ची नीयत से तुम काम में लग जाओ। फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स। तुम अभी से सच्चे मन से, सच्ची नीयत से अगर काम करने लग जाओगे, तुम्हारे रिजल्ट्स जरूर आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आंसर राइटिंग। तुम्हारे पास जब एक मटेरियल होगा तो आर्टिकुलेशन अच्छे से कर पाओगे, तो टीचर्स के पास कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा ना, बिकॉज बच्चे एनसीईआरटी की रीडिंग करते नहीं है और फिर वहाँ पे वो जनरली अपने मन से बना करके पॉइंट्स लेकर आते हैं, एंड टीचर्स उसी बात पर मार्क्स काटते हैं। मेजरली व्हाट आई हैव नोटिस एंड आई हैव सीन टीचर्स डूइंग दैट, वो अगर बच्चों के मार्क्स उस पर काटते हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी के पॉइंटर्स नहीं लिखे हैं। मतलब जनरली माइट बी दैट माइट बी ट्रू, बट वो एनसीईआरटी सेंट्रिक नहीं होते हैं। एनसीईआरटी सेंट्रिक आंसर लिखोगे तो तुम्हारे 110% चांस है कि तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे एंड तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। रीडिंग प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारे पास कहीं भी नहीं जाने वाले। दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो बच्चों को करनी चाहिए। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी मिस्टेक्स वैसे भी कम हो जाएंगी और कुछ भी करने की और जरूरत नहीं है। दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू डू, ओके। So that was all for the today's video. अगर इस तरीके की और वीडियोस चाहिए और टिप्स चाहिए, then you can tell me in the comment section and subscribe कर लो for the upcoming videos. Bye.